याद रखेंगे। ठीक है, एक तो पूरा संपूर्ण जो वेद है अर्थ संग्रह के अनुसार कितने वेद के भाग हैं, विधि कुल कितने प्रकार का होता है, उनका क्रम क्या है। ठीक है, फिर ये भी ध्यान रखना कि सबका डेफिनेशन और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि विनियोग विधि, विनियोग विधि अभी तक चल रहा है और बहुत बड़ा टॉपिक तो चलता जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था विनियोग विधि में कितने प्रमाणों की आवश्यकता होती है। ये जो 6 प्रमाण है इन्हें क्रम से याद रखेंगे। उसमें हमने जो पहला प्रमाण था श्रुति, उसके 3 भाग या 3 भेद कह सकते हैं, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। उसमें यानी श्रुति नामक प्रमाण जो विनियोग विधि का प्रथम प्रमाण है, उसके 3 भेद में से जो तीसरे स्थान पे है विनियोक्त्री, वो भी 3 प्रकार का होता है, विभक्ति रूपा, एक अभिधान रूपा और एक पद रूपा। तो बच्चा लोग बताओ कि एक अभिधान रूपा का दूसरा नाम क्या है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। चलो देखो यहाँ पे आर्यवाद सही से, अब चलो है ना, चलो देखो यहाँ पे श्रुति नामक प्रमाण के बाद दूसरे स्थान पे क्या है बच्चा, बताओ? लिंग। लिंग है ना, देखो यहाँ पे याद रखिएगा, श्रुति के बाद लिंग आता है। अब हम लोग देखेंगे कि अर्थ संग्रह में लिंग क्या होता है। आपने तर्क संग्रह या तर्क भाषा में पढ़ा हुआ है लिंग, किस संदर्भ में लिंग किसका पाठ है बच्चा? तर्क संग्रह या तर्क भाषा में किस संदर्भ में हमने लिंग पढ़ा था, बताओ? बोलो बच्चा। हेतु के संदर्भ, हेतु के संदर्भ में, अनुमान वाले पाठ में हमने पढ़ा था। तो वहां पे लिंग अलग है, यहाँ पे लिंग अलग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा विषय वस्तु को। तो लिंग जो है यहाँ पे एक प्रमाण के रूप में, अर्थात जो विनियोग विधि है उसमें जो दूसरे स्थान पे जो प्रमाण है वो लिंग है। अब इसमें लिंग क्या होता है, लिंग किसको कहते हैं अर्थ संग्रह कांड में? तो देखिए यहाँ पे 3 डेफिनेशन, इसे पढ़िएगा ध्यान से। नीतू पढ़ो तीनों लाइन को, पहला लाइन पढ़ो, सिर्फ फर्स्ट लाइन को पढ़ो। शब्द सामर्थ्य लिंगम। हाँ, अब देखो क्या है, लिंग वही है जो शब्द सामर्थ्यम, शब्द की जो शक्ति है, शब्द का जो सामर्थ्य है, शब्द प्रत्येक शब्द कुछ ना कुछ एक निश्चित अर्थ को बताता है। ऐसा इस दुनिया में कोई शब्द नहीं जिसका कोई अर्थ नहीं। ठीक है, तो अर्थ संग्रह के अनुसार जो शब्द की जो शक्ति है, जो शब्द का सामर्थ्य है, जो शब्द का एक निश्चित अर्थ है, वही क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद यत च आहु सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इति अभिधीयते इति तर्कवार्तिके। तर्कवार्तिक किसने लिखा है बच्चा, बोलो, कौन बताएंगे? तर्कवार क्या रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ, रिकॉर्डिंग उम्मीद है, हाँ ऑन है। चलो बच्चा बताओ, तर्कवार्तिक कार के राइटर कौन है? तंत्र वार्तिक, तर्क वार्तिक नहीं, तंत्र वार्तिक। हाँ बताओ, चलो कौन बताएंगे? कुमारिला भट्ट सर। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सब आप लोगों को पहले बताया भी था। सर उन्होंने 3 ग्रंथ लिखा था, श्लोकवार्तिक, तंत्रवार्तिक और टुट्टिका। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो उसमें भी तर्क वार्तिक में भी, तंत्र वार्तिक में भी ये जो लिंग है, लिंग शब्द का या लिंगम शब्द का डेफिनेशन वही है कि सर्व शब्दा नाम सामर्थ्य, जितने भी शब्द है उसका कुछ न कुछ एक निश्चित अर्थ होता है, वही अर्थ संग्रह में जो है लिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप तर्क संग्रह या तर्क भाषा में जाएंगे तो वहां पे हेतु के अर्थ में वहां पे देखा होगा, केवल अन्वयी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी या अन्वय व्यतिरेकी आपने देखा होगा। 3 प्रकार के हेतु के अर्थ में देखा था। तो विषय वस्तु अलग है, यहाँ पे अलग है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि तद इदम लिंगम। हाँ, इससे पहले एक चीज आपको, एक चीज नहीं बता पाया था कल, ये ऐड कर लेना कि सायम श्रुति लिंग आदिभ्य प्रबला। तो इसमें ये जो 6 प्रमाण है, ठीक है, इन 6 प्रमाणों में प्रत्येक जो है 6 प्रमाण है। ठीक है, इन 6 प्रमाणों में ध्यान से शब्द को सुनना, इन 6 प्रमाणों में प्रत्येक जो है अपने से बाद वाले आने वाले जो भी प्रमाण होगा उससे बलवान होता है। अर्थात श्रुति जो होगा इन चारों से बलवान होगा, लिंग जो होगा इन चारों से स्ट्रॉन्ग होगा,
वाक्य जो होगा इन तीनों से स्ट्रांग होगा, प्रकरण जो होगा इन दोनों से स्ट्रांग होगा, स्थान जो होगा वो समाख्या से स्ट्रांग होगा। ठीक है, इस लाइन को ध्यान रखना कि जो भी प्रमाण है वो अपने से बाद वाले जितने भी प्रमाण होंगे उन सब से बलवान होता है। इसका मतलब कि जो श्रुति है, ठीक है, सा अयम श्रुति, कि ये जो श्रुति नामक जो प्रमाण है वो लिंग आदिभ्य प्रबला, लिंग आदि से प्रबल होता है। ये बताओ लिंग आदिभ्य में कौन कौन सा प्रमाण आ गया, बताओ कौन बताएंगे? श्रुति किस किस से स्ट्रांग होती है? लिंग, लिंग, वाक्य प्रकरण और स्थान समाख्या। वेरी गुड, ठीक है। तो उसी प्रकार से लिंग किस किस से बलवान होगी? अगर लिंग की बात करें, लिंग, वाक्य का प्रकरण, स्थान और प्रकरण, समाख्या। स्थान समाख्या। वेरी गुड, वाह आप लोग तो समझदार हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कौन किससे बलवान है। तो उसी प्रकार से तद इदम, ये जो लिंग नामक प्रमाण है वो वाक्य आदि भयो बलवत, वाक्य आदि से बलवान होता है। तो बताओ चलो वाक्य आदि से इसमें क्या क्या आ जाएगा? लिंग किस किस से बलवान होता है? ये जो लिंग है, प्रकरण, स्थान और समाख्या। हाँ ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा प्रमाण किससे बलवान होता है। ठीक है, ये आपका लिंग के विषय में होगा। लिंग क्या? शब्द के सामर्थ्य को बताता है। ठीक है, तंत्र भारतीय में क्या डेफिनेशन है वो भी ध्यान रखना है। अर्थ संग्रहकार ने ये डेफिनेशन दिया है। ठीक है, एक शब्द का लक्षण है यहाँ पे। लिंग के बाद तीसरा स्थान पे क्या आता है? कौन सा प्रमाण आता है? बताओ बच्चा। वाक्य, वाक्य सर। तो बच्चा लोग बताओ कि वाक्य के विषय में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है? किस किस ग्रंथों में वाक्य के विषय में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है? बताओ सर। शब्द प्रमाण है ना, वहाँ पे आता है। ठीक है, शब्द यानी तर्क संग्रह में भी आया, वैदिक तर्क वार्ता में भी वैदिक। आया। वेरी गुड। और साहित्य दर्पण जब पढ़ेंगे या काव्य प्रकाश पढ़ेंगे वहां पे भी वाक्य के विषय में आपको मिलेगा। जी ठीक सर, है, वो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि होना चाहिए किसी हाँ वाक्य वेरी में। गुड। तो वहां पे जो वाक्य के विषय में आपने पढ़ा वो चीज दर्शन के संदर्भ में था। ठीक है, वो चीज आपने देखा होगा कि शब्द प्रमाण के संदर्भ में आपने पढ़ा था। यहाँ पे जो वाक्य पढ़ना वो यज्ञ रिलेटेड, यज्ञ से संबंधित। तो यज्ञ में क्या क्या होता है? याग के कितने रूप होते हैं बताओ? किसी भी याग के कितने अंग होते हैं या रूप होते हैं? सर, द्रव्य और देवता होता है अंग। बहुत बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अर्थात किसी भी वाक्य में, चलो वाक्य का डेफिनेशन यहाँ पे फर्स्ट लाइन ठीक है पढ़ना, सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ना। हाँ ठीक है, फर्स्ट लाइन पढ़ो। संधि व्यवहारो वाक्यम। बहुत अच्छे। देखो वाक्य क्या होता है? यज्ञ में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? वाक्य प्रयोग करते हैं ना, कोई सा भी यज्ञ करते हैं यानी उसमें मंत्र का उच्चारण होता है एक प्रकार का, वो सब क्या है? वाक्य। समभि व्यवहारो वाक्यम, यानी दो या दो से अधिक, ठीक है, अंग और अंगी का। अब इसमें दो चीजें हैं, अंग और अंगी। क्या होता है बच्चा? अर्थ संग्रह में अंग और अंगी क्या कहलाता है? बोलो। जो अंग होता है वो कोई भी यज्ञ कहलाएगा, और जो मतलब यज्ञ से रिलेटेड जो सामग्री होती है वो अंगी कहलाएगी। वेरी गुड। तो वाक्य क्या होता है कि अंग और अंगी इन दोनों को बताने वाले जो भी पद विशेष होंगे, ठीक है, उन पदों का जो जिसके माध्यम से उच्चारण होता है वो वास्तव में क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे समभि व्यवहारो वाक्यम, साथ साथ उच्चारण करने वाले। किसका साथ, किसका उच्चारण होना चाहिए? अंग और अंगी। आपको अच्छे से पता अंगी क्या होता है और अंग क्या होता है। यज्ञ के रूप में जब यज्ञ के प्रसंग में अगर हम बात करेंगे अंग क्या होता है और अंगी क्या होता है, अंग हमेशा यज्ञ के रूप में जो सामग्री है, हवन इत्यादि जो सामग्री वो अंग है, और अंगी क्या है? जिस यज्ञ विशेष का नाम अंगी कहलाए। तो अंग और अंगी इन दोनों को बताने वाले जो भी पद विशेष हैं उनका उच्चारण करना ही वो वास्तव में क्या है? एक प्रकार का वाक्य है। इसी चीज को यहाँ पे कोटेशन के फॉर्म में एक शब्द डेफिनेशन है, समभि व्यवहार वाक्य, साथ साथ उच्चारण करना क्या है? वाक्य कहलाता है। जब नीचे में देखोगे शेष शेषी वाच्यको पद्यो स उच्चारणम इति वाक्यम। तो इसमें बताओ बच्चा शेष और शेषी क्या है? वो बताएंगे शेष क्या है, शेषी क्या है? कोई आइडिया? शेष किसको कहेंगे? याग के वही थे ना,
हाँ बोलो बोलो। अंगी के समान है सर, शेष और शेषी। शेष क्या अंग है और शेषी क्या है, अंगी है, ठीक है ना। ये हो जाएगी। हाँ। अगर एग्जाम में अंग अंगी की जगह पे शेष शेषी दे, ठीक है, शेष का मतलब अंग, शेषी का मतलब अंगी, क्लियर है। यानी शेष और शेषी इन दोनों को बताने वाले जो भी पद है, इन पदों का साथ साथ उच्चारण होना ही क्या कहलाता है, वास्तव में वाक्य कहलाता है। यानी कम से कम ये दो डेफिनेशन जरूर याद रखना, एक तो ये डेफिनेशन और साथ ही साथ जो नीचे में आप देख रहे हो ये वाला डेफिनेशन, ठीक है, ये जरूर याद रखना। तो वाक्य का डेफिनेशन और लिंग का डेफिनेशन याद हो गया आप लोग को, किसको याद होगा बताओ। आप लोगों में से वाक्य का डेफिनेशन और लिंग का डेफिनेशन किसे याद है, देख लो जल्दी से। हो सर गया। समभि व्यवहार वाक्यम। हाँ वेरी गुड। अगला एक और डेफिनेशन है, सर शब्द अगला समर्थम नहीं हुआ सर, लिंगम। देखा नहीं। शब्द समर्थ लिंगम। शब्द समर्थम लिंगम। वेरी गुड। अगला एक और वाक्य का डेफिनेशन, शेष शेषी वाचक वाचक पदयों उच्चारणम इति वाक्यम। ये भी दो डेफिनेशन वाक्य का है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में एक शब्द में यहाँ पे आपको दिखाई देगा और नीचे में जो इस प्रकार से दे तो वो भी वाक्य का ही डेफिनेशन है। जो आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बनाया जा सकता है, दो डेफिनेशन देके पूछा जाए कि क्या ये सत्य है वाक्य के संदर्भ में, तो बिल्कुल सत्य है। दोनों लाइन दे दे, ठीक है, ये वाला भी लाइन और ये वाला भी। अब पूछा जाए कि दोनों लाइन क्या वाक्य को डिफाइन करता है, सत्य है या असत्य है। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि यदि किसी भी टॉपिक में यदि दो या दो से ज्यादा डेफिनेशन मिलता है, ठीक है, तो मान लीजिए ये डेफिनेशन दे दिया जाए, ठीक है, और तर्क संग्रह तर्क भाषा में जो वाक्य का डेफिनेशन है वो दे दिया जाए, पूछा जाए कि क्या ये तीनों डेफिनेशन अर्थ संग्रह में प्राप्त होता है क्या। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे, बनाए जा रहे हैं। हाँ प्रभात, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो बच्चा लोग वाक्य का डेफिनेशन अर्थ संग्रह के अनुसार भी याद रखना है, और तर्क संग्रह और तर्क भाषा में जो वाक्य का डेफिनेशन दिया गया है, या फिर जो साहित्य दर्पण में या फिर काव्य प्रकाश में जो वाक्य का डेफिनेशन दिया गया उसे भी याद रखना, ठीक है। याद रखोगे, जी सर। है ना। अभी तो हम लोगों ने साहित्य दर्पण या काव्य प्रकाश नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं मास्टर्स में साहित्य दर्पण भी पढ़ा होगा, है ना। ठीक है बच्चा, तो उस चीज को जरूर याद रखना। तो अभी यहाँ तक हम लोगों ने श्रुति देखा, लिंग देखा, वाक्य देखा, ठीक है। वाक्य के संदर्भ में एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, प्रकरण, ठीक है। तो बच्चा लोग ये बताओ, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो प्रकरण से पहले एक टॉपिक आ जाता है प्रकृति विकृति। कोई बताएंगे प्रकृति क्या होता है और विकृति क्या होता है, यज्ञ के संदर्भ में, मतलब सांख्य दर्शन के संदर्भ में नहीं। सांख्य दर्शन देखेंगे तो विषय वस्तु अलग हो जाएगा। यज्ञ के रूप में प्रकृति और विकृति क्या होता है, किसी का आइडिया। यज्ञ के रूप में क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, विकृति, किसी का आइडिया। कोई बताएंगे कि अर्थ संग्रह के अनुसार या वैदिक ग्रंथों के अनुसार प्रकृति और विकृति क्या होता है, प्रकृति यज्ञ क्या होता है और विकृति याज क्या होता है, किसी को आइडिया। सर प्रकृति का हाँ। मतलब जैसे जो यज्ञ हो उसमें जो विधान हो पूरा पूरा किया जाए, ऐसा कुछ। ठीक, ओके। और विकृति, विकृति यज्ञ। चलो देखो बच्चे, यहाँ पे पढ़ो, समझ में आ जाएगा आप लोग को। विशाल पढ़ना फर्स्ट लाइन। जी भैया। हाँ पढ़ो। यत्र यत्र समग्रांगोपदेशः सा प्रकृति यथा दशपूर्णमासादिः तत् प्रकरणे सर्वांग पाठात्। हाँ देखो क्या होता है, यत्र न सर्वांगोपदेशः सा विकृति यथा शौर्यादि तत्र कतिपयांगानां मतिदेशेन प्राप्तवात्। वेरी गुड। देखो बच्चा, प्रकृति और विकृति में क्या अंतर है। प्रकृति याज या विकृति याज, यदि किसी ने वेद लिया होगा ना मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन के तौर पे,
तो पढ़ाया जाता है प्रकृति याज क्या होता है, विकृति याज क्या होता है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑन। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। तो देखो बच्चा, सबसे पहले तो इसमें एक शब्द है अंग। किसी भी यज्ञ के संदर्भ में अंग क्या होता है बच्चा? अंग किसको कहेंगे? किसको अंग कहते हैं? यज्ञ के संदर्भ में अंग किसको कहेंगे? यज्ञ से जुड़ी हुई यज्ञ के सामग्री। हाँ, यज्ञ के नाम के अतिरिक्त जो भी हवन सामग्री, जो सामग्री है, ठीक है, जैसे दही है, घी है, प्रोडास है, ठीक है, वो सब क्या है? अंग है। तो जिस भी यज्ञ में, ठीक है, यत्र समग्र अंगोपदेश, जिस भी यज्ञ में, कोई सा भी यज्ञ हो सकता है, जिस यज्ञ में समग्र अंग उपदेश, कि प्रत्येक यानी जो यज्ञ में सभी अंगों का, अंग का मतलब जितने भी सामग्री है, हवन सामग्री संबंधी या यज्ञ संबंधी जो सामग्री, इनका जो उपदेश होता है, इनका जो वर्णन किया जाता है, एक एक अंग का वर्णन प्राप्त होता है हमें, ठीक है, वह यज्ञ क्या कहलाता है? प्रकृति यज्ञ कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में 10 पूर्ण मास यज्ञ जो आप लोगों को पढ़ना भी है, अग्निहोत्र यज्ञ भी पढ़ना आपको, ठीक है। तो ये सब कुछ यज्ञ विशेष जो वैदिक वाला यूनिट है ना, यूनिट 1 और यूनिट 2, तो यूनिट 2 में देखेंगे तो आपको कुछ यज्ञ विशेष का नाम, यज्ञ विशेष के विषय में भी पढ़ना है। अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, 10 पूर्ण मास, ये सब पढ़ना भी है। ठीक है, तो 10 पूर्ण मास में क्या होता है कि जो भी अंग विशेष होंगे उनका एक एक वर्णन पूरे तरीके से वर्णन प्राप्त होता है या उसका वर्णन किया जाता है। ठीक, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि तत्प्रकरणे सर्वांग पाठात, यानी तत्प्रकरणे, कस्मिन् प्रकरणे बच्चा, किस प्रकरण की बात की जा रही है यहाँ पे? अंग के तत्प्रकरणे यानी जो यज्ञ है, यानी प्रकृति यज्ञ, उसमें सर्व अंग पाठात, सभी अंगों का पाठ होता है, यानी जो भी उसमें अंग विशेष होंगे, अंग का मतलब यज्ञ संबंधी जो भी सामग्री है, ठीक है, जो आपने अंग विशेष, अंग शब्द के विषय में पहले भी देखा है, वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके प्रकृति याज कहलाते हैं। जस्ट इसका विपरीत क्या कहलाता है? विकृति याज क्या होता है? जिसमें प्रत्येक अंगों का विशेष रूप से वर्णन नहीं होता है, कुछ अंग विशेष का जो है वर्णन कर दिया जाता है, वो विकृति याज कहलाता है। जैसे सौर्य आदि याज जो है, ये सब क्या है? विकृति याज है। उसमें क्या है? किसी खास कुछ अंगों का ही नामकरण किया जाता है या उसका उपदेश किया जाता है। ठीक है, यानी प्रकृति याज और विकृति याज में अगर देखा जाए तो बड़ा क्या है? बड़ा कौन सा है? प्रकृति याज है, और छोटा क्या है? विकृति याज है। ठीक है, ये दो लक्षण याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में, लक्षण पूछे गए एग्जाम में, दे दिया गया है और पूछा गया कि ये जो है लक्षण किसका है, या फिर एग्जाम्पल पूछा गया 10 पूर्ण मास जो है प्रकृति याज है या फिर विकृति याज है। हाँ बच्चा, कोई समस्या? कोई यज्ञ आपने देखा होगा कि 100 दिन वाला यज्ञ चलता है, 1 दिन वाला भी यज्ञ होता है, 11 दिन वाला भी होता है ना। चलो बच्चे, इसको यहाँ तक कोई समस्या आप लोग को? बोलो बच्चा। हेलो, नहीं सर। यस सर। हाँ, अब इसमें एक टॉपिक आ रहा है नीचे, देखिए, अनारभ्य विधि, सामान्य विधि। कोई बताएंगे अनारभ्य विधि को ही सामान्य विधि कहते हैं? ये अनारभ्य विधि या सामान्य विधि क्या होता है? किसी को आइडिया कि अर्थ संग्रह में सामान्य विधि किसको कहते हैं? विधि जो आपने पढ़ा वो तो अलग है, ठीक है, इसमें जो है इसी संदर्भ में अनारभ्य विधि को ही सामान्य विधि कहते हैं। तो सामान्य विधि से क्या तात्पर्य है? किसी को आइडिया? बोलो अच्छा। अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन बन सकता है इसमें आप लोग के लिए, एक तो डेफिनेशन ध्यान रखना, प्रकृति याज का क्या डेफिनेशन है, विकृति याज का क्या डेफिनेशन है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल याद रखिएगा। और ये वाला अगर मान लीजिए इतना दे दिया जाए, सिर्फ इतना दे दिया जाए, तद प्रकरणे सर्वांग पठात, ये किसके विषय में कहा जा रहा है? सिर्फ इतना दे दिया जाए तो क्या लिखोगे? बताओ बच्चा। प्रकृति याग के बारे में। वेरी गुड। नीचे वाला अगर कोटेशन दे दिया जाए, सिर्फ नीचे वाला, ये वाला, ये तत्र कतिपय अंगा नाम अतिदेशन प्राप्तवान, तो ये किसके विषय में कहा जा रहा है? बोलो अच्छा। विकृति याज के बारे में, ठीक है ना, बहुत अच्छे। सामान्य विधि का दूसरा नाम क्या है?
सामान्य विधि का अनारभ्य विधि। ठीक है, अब ये अनारभ्य विधि क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो यज्ञ विशेष चल रहा है, कोई प्रकरण विशेष ऐसे चल रहा है, ठीक है, हम बात तो कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग अर्थ संग्रह अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, चलो प्रभात पढ़ना इसको। हाँ प्रभात। अनारभ्य विधि आरभ्य किए हुए प्रकरण में जो कथित होता है, कथित नहीं होता, ध्यान से देखो, आरंभ किए हुए प्रकरण में जो कथित नहीं होता है, अर्थात उस प्रकरण को छोड़कर अन्य किसी विधान के बीच में ही कथन होता है, उसे अनारभ्य अधिक कहा जाता है। अर्थात वह विधि जो किसी याग विशेष के आरंभ किए हुए प्रकरण में बिना किसी प्रसंग के या सभी यज्ञों में समान रूप से प्रवृत्त होने वाला विधि वर्णित होता है, अनारभ्य विधि या सामान्य विधि कहलाता है। हाँ देखो, इसमें यह है कि सभी यज्ञों में ये प्राप्त होगा। देखो इसमें ये है कि जो टॉपिक चल रहा है, जो यज्ञ विशेष चल, मान लो अग्निहोत्र इत्यादि चल रहा है, ठीक है, तो कोई टॉपिक ऐसा है जो उस प्रकरण से संबंधित नहीं है या उस यज्ञ से संबंधित नहीं है, फिर भी किसी कारणवश उसका विधान प्राप्त होने लगे, ठीक है, वो अनारभ्य विधि या सामान्य विधि कहलाता है। सामान्य शब्द का मतलब क्या होता है, इन जनरली जो हर जगह दिखाई देने लगे, ठीक है, जहां जिसका प्रसंग नहीं भी चल रहा है फिर भी जो है उसका वर्णन उस यज्ञ विशेष में होने लगे, तो वो सामान्य विधि या अनारभ्य विधि कहलाता है। ठीक है, तो मेनली इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करने का आवश्यकता है, इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनारभ्य विधि का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन है सामान्य विधि या उत्पत्ति विधि या अधिकार विधि या प्रयोग विधि या परिसंख्या विधि या अपूर्व विधि। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अनारभ्य विधि का दूसरा नाम क्या है, सामान्य विधि। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल थोड़ा सा दे दिया गया कि अनारभ्य विधि क्या होता है। ठीक है, वैसे मूल में नहीं दिया, व्याख्या में आपको प्राप्त होगा। और ये जो वाक्य है, ठीक है, वाक्य किस किस से बलवान होता है, बोलो चलो, वाक्य जो है किस किस से बलवान होता है, प्रकरण, स्थान और तीसरा समाख्या। ठीक है, प्रकरण, स्थान, समाख्या सर। हाँ, प्रकरण, स्थान, समाख्या। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने श्रुति पढ़ लिया, लिंग पढ़ लिया, वाक्य पढ़ लिया। अब इसी बीच वाक्य के जस्ट बाद हमने देखा था प्रकृति क्या है, विकृति क्या है। ठीक है, और सामान्य विधि का दूसरा नाम क्या है, ये हमने देखा। वाक्य के बाद चौथे स्थान पे क्या आता है, प्रकरण आता है। बच्चा लोग बताओ कि प्रकरण का मतलब क्या होता है, क्या अलग अलग ग्रंथ के अनुसार प्रकरण शब्द का डेफिनेशन अलग हो जाता है या एक ही होता है? प्रकरण शब्द अलग अलग होता है। हाँ, तो अलग अलग होता है। तो साहित्य के संदर्भ में प्रकरण क्या होता है, दर्शन के संदर्भ में प्रकरण क्या होता है, और लौकिक भाषा के संदर्भ में, हाँ बताओ भैया। प्रकरण एपिसोड को भी बोलते हैं। वेरी गुड। और जैसे आप टीवी धारावाहिक देखते हो ना, तो उसका जो एपिसोड होता है उनको हिंदी में प्रकरण कहा जाता है। ठीक, ये हो गया एक टेलीविजन के संदर्भ में। एक प्रकरण होता है जो नाटक का भाग होता है। वेरी गुड। जिसके 10 अंक होते हैं। ठीक है, मृच्छकटिकम एक प्रकरण है। ठीक है, बहुत अच्छा। और एक प्रकरण हो जाए जो दर्शन के संदर्भ में होता है, जो दर्शनों की मतलब मुख्य ग्रंथ होते हैं दर्शनों के, उनको संक्षिप्त करने का काम करता है, उनका संक्षिप्त में उनका परिचय कराता है। जैसे कि वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ हो गया वेदांत है। बहुत सुंदर। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जो प्रकरण, जो चौथा प्रमाण है, प्रकरण किसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बच्चा लोग, बताओ। प्रकरण जो है किसके संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, किसका पाठ है प्रकरण? जो 6 प्रमाण या प्रमाण है, 6 प्रमाण, उसका एक प्रमाण है। हाँ, बहुत अच्छा। तो देखो यहाँ पे उभय आकांक्षा प्रकरणम, ठीक है, दो की आकांक्षा होना ही प्रकरण है। ये उभय पद किसके लिए आया है बच्चा, उभय आकांक्षा प्रकरणम? क्या तात्पर्य, उभय शब्द किसके लिए? वाक्य के लिए। 2 प्रकार के वाक्य, तो किन 2 प्रकार के वाक्य की बात की जा रही है? किसी को आइडिया, किसी को आइडिया?
सर महाप्रकरण अवान्तर प्रकरण दो जो देखो भाग है उसका। नहीं, देखो यहाँ पे उभय आकांक्षा, ठीक है, प्रकरण के यज्ञ के संदर्भ में कि वो उस यज्ञ का क्या फल होगा, किम भाव्यत और कथम भाव्यत, ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई यज्ञ करेंगे तो किम भाव्यत, ठीक है, उसका फल क्या होगा, फल की आकांक्षा होना, प्लस कथम भाव्यत, वो जो है जो फल की प्राप्ति होगी वो किस साधन से प्राप्त होगी, ठीक है, कथम भाव्यत कैसे प्राप्त होगा। ये दो वाक्य जो है किम भाव्यत और कथम भाव्यत, यही उभय वाक्य कहलाए, यही दो वाक्य। तो दो वाक्य की परस्पर आकांक्षा ये क्या कहलाता है, प्रकरण कहलाता है। अर्थात यदि आप किसी को स्वर्ग की इच्छा है तो स्वर्ग की इच्छा के लिए क्या करना चाहिए, किम भाव्यत, क्या करना चाहिए, ठीक है, किम भाव्यत। दूसरा लाइन क्या हो जाए, कथम भाव्यत, कैसे प्राप्त होगा, उसका साधन क्या है, ठीक है, तो वो दूसरा वाक्य हो गया। तो उभय के अंतर्गत दो लाइन आएगा, किम भाव्यत और कथम भाव्यत। ओके बच्चा, तो ध्यान रखना। अब इसमें ये जो प्रकरण है इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी दो वाक्य की यानी यज्ञ संबंधी कि यदि स्वर्ग इत्यादि इच्छा है, ठीक है, तो इस इच्छा की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, और दूसरा के वो जो इच्छा है किस प्रकार से संभव हो पाएगी, यानी कथम भाव्यत। ये दो प्रकार के आकांक्षा ही क्या कहलाता है, प्रकरण कहलाता है। ये प्रकरण दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक महाप्रकरण, एक आवंतर प्रकरण। किसी को आइडिया आ रहा है कि महाप्रकरण से क्या तात्पर्य है या आवंतर प्रकरण से क्या तात्पर्य है? बोलो बच्चा, किसी को आइडिया? महाप्रकरण सर महाप्रकरण मतलब भावना संबंध, मतलब प्रकृति जाग जो बोलते हैं हम लोग पढ़े गया, प्रकृति जाग को समझ रहे हैं। और जो अवान्तर प्रकरण है वो अंगों संबंध, मतलब प्रकृति भाव नहीं है, ओके, वेरी अंगों गुड। को समझ रहे हैं। हाँ, ध्यान रखना कि जो प्रकरण नामक प्रमाण है इसके दो भेद हैं, एक महाप्रकरण, दूसरा आवंतर प्रकरण, ठीक है। फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ कि प्रकरण के दो भेद हैं, महाप्रकरण और आवंतर प्रकरण। अब इसमें देखिए कि महाप्रकरण कहते हैं किसको, कैसे समझेंगे कि यहाँ पे महाप्रकरण है, ये यहाँ पे आवंतर प्रकरण है, ठीक है। चलो नीचे और सेकंड जो लाइन है, छपी कुल पढ़ना इसको, सेकंड लाइन। और बोलो, सेकंड लाइन पढ़ना, छपी कुल। कौन से सर? तत्र वो लाइन ना? हाँ, तत्र मुख्य भावना। हाँ सर, तत्र मुख्य भावना संबंधित प्रकरणम महाप्रकरणम। हाँ चलो बच्चा, भावना का क्या डेफिनेशन कौन बताना चाहेंगे? भावना का क्या डेफिनेशन है? पवित्र भावना अनुकूल भावयते पवित्र व्यापार भावना। साध्य भावना की क्या डेफिनेशन है? पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भावयतु व्यापारो विशेषण। कुछ सर। हाँ ठीक है। आर्थिक व्यापार भावना का? विशेषण। आर्थिक भावना का प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विशेष हो आर्थिक भावना। ठीक है, तो बच्चे कुछ चीजें एकदम कंठस्थ रखिए, साध्य भावना, आर्थिक भावना डेफिनेशन, सिद्ध भावना का क्या डेफिनेशन है वो सब। चलो देखो, तत्र मुख्य भावना संबंधी प्रकरण महाप्रकरण, ठीक है, यानी कि जहां पर मुख्य भावना का मतलब क्या है बच्चा? प्रकृति जग जो होता है, हाँ, प्रकृति कह सकते हो, ठीक है। यहाँ जहाँ पे मुख्य रूप से जो प्रकृति यज्ञ के बारे में या उससे संबंधित जो प्रकरण है वो महाप्रकरण कहलाएगा। और आवंतर प्रकरण क्या होता है, जैसे आपने देखा मुख्य कथा और आवंतर कथा, जानते हैं ना कि मुख्य कथा के साथ साथ आवंतर कथा चलती है, ठीक है ना। आपने साहित्य में पढ़ेंगे भी कि कथा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से महाप्रकरण भी क्या है भैया, आपकी आवाज कट रही है। हेलो, आ रही आवाज? आ रही आवाज? बीच में कट रही है। हो सकता है आज मौसम ठीक नहीं है तो हो सकता है आज ब्रेक हो रही होगी। देखो, महाप्रकरण क्या होता है कि जहाँ पे मुख्य भावना से संबंधित जो भी प्रकरण है, ठीक है, मुख्य भावना का मतलब जो आपका जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करने वाला जो प्रकरण है वो महाप्रकरण कहलाता है। जैसे 10 पूर्ण मास जो याद है, ठीक है, ये एक प्रकार का महाप्रकरण है, ठीक है। और
इस 10 पूर्णमास यज्ञ के अतिरिक्त जो अन्य यज्ञ इत्यादि होंगे, जो 10 पूर्णमास यज्ञ को सहायक सिद्ध करते हैं या उसके अंग समझे जाते हैं, वो अवान्तर प्रकरण कहलाते हैं। वो आगे आप देखेंगे भी। तो मैंने इसमें ये ध्यान रखना कि एक तो डेफिनेशन, ठीक है, महाप्रकरण का क्या डेफिनेशन है, और ये भी ध्यान रखना कि प्रकरण के कितने भेद है। पहले महाप्रकरण है, उसके बाद अवान्तर प्रकरण है, ठीक है। चलो इसमें ये 2 लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरे स्थान पर आता है अवान्तर प्रकरण, ठीक है। चलो इसको पढ़ो, कौन पढ़ेंगे? बोलो। अच्छा ठीक है, पढ़ोगे? हाँ पढ़ो। अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवान्तर प्रकरणम। वेरी गुड। चलो अच्छा ध्यान, ये बताओ, यहाँ पे अंग भावना है और यहाँ पे मुख्य भावना है, दोनों में क्या अंतर है? अंग भावना और मुख्य भावना, अंग किसको कहते हैं और मुख्य किसको कहते हैं? हाँ सर, जैसे अंगी जैसा है ना, जो अंग मतलब सेम मतलब होता है, अंगी मतलब संपूर्ण होता है, अंग मतलब एक जैसे जगह का सामग्री, मतलब गौणों को मतलब अंगो कह रही, और संपूर्ण जो मेन होता है उसको अंगो कह रहे हैं। बहुत अच्छे। तो देखना, ध्यान रखना, अवान्तर प्रकरण का मतलब है जहाँ पे अंग संबंधी, अंग का मतलब यज्ञ में प्रयोग होने वाले जो सामग्री है, जो द्रव्य है, उससे संबंधित चीजों का यदि वर्णन प्राप्त होता है वो अवान्तर प्रकरण कहलाता है। और जहाँ पे मुख्य भावना अर्थात जहाँ पे अंगी भावना संबंधित, अंगी का मतलब यज्ञ, मुख्य यज्ञ संबंधित, मुख्य यज्ञ या प्रकृति यज्ञ से संबंधित प्रकरणों का जब वर्णन प्राप्त होता है वो महाप्रकरण कहलाता है। महाप्रकरण के अंतर्गत क्या आएगा? मुख्य भावना। मुख्य भावना का मतलब अंगी भावना, अंगी भावना का मतलब जो मुख्य यज्ञ होगा। मुख्य यज्ञ का दूसरा नाम प्रकृति यज्ञ। तो प्रकृति यज्ञ से संबंधित प्रकरण को महाप्रकरण, अंग भावना यानी यज्ञ के साधन जो होंगे, यज्ञ के जो द्रव्य होंगे, जैसे दही है, घी है, उसका जो है और भी जो हवन सामग्री जो चीजें हैं, वो सब अंग कहलाएंगे, ठीक है। मुख्य भावना का दूसरा नाम अंगी भी है, या फिर प्रकृति यज्ञ से संबंधित जो वर्णन है वो महाप्रकरण कहलाता है। ये 2 प्रकार के जो प्रकरण है, इसे ध्यान रखिएगा कि प्रकरण कितने प्रकार का होता है, महाप्रकरण क्या है, अवान्तर प्रकरण क्या है, ठीक है। उसका ये भी ध्यान रखना कि प्रकृति यज्ञ क्या होता है, विकृति यज्ञ क्या होता है, ठीक है। इसी टॉपिक में जब हम लोग प्रकरण के दौरान एक शब्द आता है संदंश, ठीक है, कि किसी भी यज्ञ में, ठीक है, अंग कैसे पता चलेगा, किसी भी यज्ञ में अंग क्या है और अंगी क्या है, ठीक है। तो अंग का पहचान कैसे होता है, तो इसके लिए एक टॉपिक है संदंश लक्षण, ठीक है, कि संदंश क्या होता है, ठीक है। इसे हम लोग जो है कल पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी यज्ञ में अंग का जो है पहचान कैसे करें, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। आप लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी शुरू से लेकर अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, चाहे वेद के संदर्भ में पढ़ा हो या धर्म के लक्षण के संदर्भ में पढ़ा हो या भावना के संदर्भ में या विनियोग विधि के संदर्भ में, यानी आज जो हम लोगों ने पढ़ा विनियोग विधि के संदर्भ में, विनियोग विधि के जो 6 प्रमाण है उसके अंतर्गत जो श्रुति है, श्रुति कितने प्रकार का होता है, उसके भेद के उपभेद क्या है, लिंग का क्या डेफिनेशन है, ठीक है, वाक्य का क्या डेफिनेशन है, प्रकरण कितने प्रकार का होता है, प्रकृति कितने प्रकार की होती है, विकृति कितने प्रकार की होती है, ठीक है। प्रकरण जो है जो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, महाप्रकरण क्या है, अवान्तर प्रकरण क्या है, मुख्य भावना क्या है, अंग भावना क्या है, जितना कुछ भी हम लोगों ने देखा सब अच्छे से याद करके कल आना है आप सबको, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, आप लोग को कोई समस्या नहीं भैया, कंप्लीट होने में कितना और टाइम लगेगा? क्या बच्चा? अर्धसंग्रह क्या करो, अर्धसंग्रह कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा जी? तो देखो, जो टाइम लगेगा आपका विनियोग विधि, उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि 4 क्लास और लगेगा, 4 क्लास में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है, हाँ बोलो। सर आज की क्लास जो है वो YouTube पे मिल जाएगी, आज की और कल की?